लाल सलाम दोस्तों। आज मैं मुंबई परेल में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन मुंबई काउंसिल के ऑफिस में बैठा हूं और इस ऑफिस को संभालने की जिम्मेदारी हमारे आमिर भाई की है। तो हमारे जो मित्र हैं अशोक कुट्टी जी, उन्होंने कहा था कि मैं आपको यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं मुंबई के, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सेक्रेटरी मुंबई के, उनसे मैं मुलाकात करवाऊंगा। मैंने कहा मकसद क्या है, तो बोले कि चलो चल के वहीं देखते हैं क्या मकसद है। तो मैं ये जानना चाहूँगा आमिर जी कि ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के जो सेक्रेटरी आप बने हैं, तो यहाँ पर कब से आप काम कर रहे हैं? वैसे तो मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में 2013 से काम कर रहा हूँ मैं। और एक्टिवली पूरी तरीके से मैं अगर इसको हम अगर बताना चाहे तो मैं 2016-17 से मैं एक्टिवली इसके अंदर पार्टिसिपेंट कर रहा हूँ, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा हूँ इन सारे मुद्दों को लेकर, क्योंकि फिलहाल की परिस्थिति वैसी है जो हमें एक साथ बच्चों को यूनाइट करके एक काम करने का मतलब एक मार्ग बताता है। और वही है कि मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में मैं 2016 से मैं एक्टिवली काम कर रहा हूँ। और इस ऑफिस में हम लोग 2020 से हम लोग इस ऑफिस में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑफिस हमें 2020 में मिला था। और तब से फिर यहाँ पे कंटिन्यूली और फुल टाइम एज ए स्टूडेंट यूनियन का मैं काम कर रहा हूँ। और मकसद वही है कि भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना है हमें। तो स्टूडेंट्स आपको कहाँ से मिलते हैं? वैसे देखा जाए कोई आता नहीं होगा। हाँ, वैसे देखा जाए तो मुंबई, हम बात करते हैं मुंबई की। मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। और मुंबई की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बिजी लाइफस्टाइल है। लोग लोकल ट्रेन 2 मिनट बाद की लोकल ट्रेन पकड़ते हैं, हमें वही लोकल चाहिए। तो बहुत ही भागदौड़ वाली जिंदगी है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी बहुत ही मतलब अपने स्टडी में ज़्यादा रहते हैं, स्टडी के साथ फिर उनकी जिम्मेदारी रहती है, वो जॉब करने जाते हैं, ऐसे सारी चीज़ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे तुम अगर मिडिल क्लास जाओ या फिर जिन जिन लोगों को शिक्षा जो प्राइवेटाइज होने के बाद जिन जिन लोगों को तकलीफ होती है, जिन जिन लोगों को, ऐसा नहीं बोल सकते कि मुंबई के अंदर बच्चे पॉलिटिकली अवेयर है या नहीं है। पॉलिटिकल अवेयर भी है, पॉलिटिकल अवेयर बहुत सारे बच्चे नहीं भी है। लेकिन जो पॉलिटिकल अवेयर बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं, अभी मुंबई के अंदर ये भी देखा जाए कि बहुत सारे बच्चे इंटरनेट पे सर्च करके आईएसएफ के बारे में जानकारी लेके इस ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि स्टूडेंट्स को इस फेडरेशन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमने देखा है कि बच्चों के स्कूल हो या कॉलेज हो, कॉलेज के फैसिलिटीज को लेकर, कॉलेज की फीस को लेकर, कॉलेज की टीचिंग्स को लेकर, कॉलेज की मैनेजमेंट को लेकर प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन हम लोग उनके साथ पहुंचते नहीं। अभी जरूरत क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मेरे अगर कुछ इश्यूज है तो मैं उस अगर कॉलेज में जाता हूँ ना इश्यूज को लेके, तो वो मुझे एक अलग नजर से देखते हैं। लेकिन मैं एक संगठन के हिसाब से जाता हूँ ना, वो एक अलग इंप्रेशन गिरता है। तो वो भी ये हो जाता है कि नहीं, संगठन मतलब इनके पास बहुत सारे लोग हैं, वो एक लड़ने की हिम्मत देता है संगठन। तो उसके लिए बच्चों को यूनाइट करके, क्योंकि हमने देखा है आजादी तो एक से लड़के नहीं हुई है, आजादी के लिए सभी को यूनाइटेड हुआ है। और वैसे भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी वही कहा है कि संगठित हो। मतलब पहले कहा है कि शिक्षित हो, मतलब शिक्षा प्राप्त करो, उसके बाद संगठित हो और संघर्ष करो। और वही सपना भगत सिंह ने भी देखा था। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, या फिर हिंदुस्तान रिवॉल्यूशनरी जो फेडरेशन उसकी स्थापना की थी। भगत सिंह के साथ भगत सिंह अकेले नहीं थे, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाकुल्ला खान थे, राजगुरु सुखदेव थे, से बहुत सारे लोग थे। तो लोग जब एक विचारों के लोग अगर संगठित होके कुछ अगर मकसद को अगर हासिल करना चाहते, किसी अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते, कोई जस्टिस के लिए, राइट्स के लिए, तो वो इम्प्रेशन बहुत अलग प्रकार से होता है और उसका रिजल्ट हमेशा बच्चों के हक में ही होता है। अभी तक मतलब कि एक मतलब सवाल मतलब ये है कि मैं जानना चाहता हूँ या और लोग भी जानना चाहेंगे कि प्रैक्टिकली आप जब से जुड़े हैं, किस तरीके का इश्यू प्रैक्टिकली आपके पास आया है स्टूडेंट्स का? ओके, हमारे पास वैसे इश्यूज हम अगर देखते हैं, सबसे बड़ा इश्यूज है वो स्कॉलरशिप का है, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के इश्यूज है। क्योंकि बच्चे को गवर्नमेंट क्या करती है, स्कॉलरशिप सिर्फ अनाउंस करती है लेकिन उसका एडवर्टाइजिंग नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि कॉलेज में स्कॉलरशिप है, वो स्कॉलरशिप का पैसा रिटर्न जाता है।
फिर बाद में प्रशासन क्या करती है कि बच्चे स्कॉलरशिप नहीं ले रहे, उस स्कॉलरशिप को बंद किया जाता है। ये सबसे बड़ा इशू है मुंबई के अंदर। दूसरा बड़ा इशू है हॉस्टल का इशूज है। हॉस्टल्स के लिए लोग आए थे हमारे इस पास, हमने प्रशासन से ये विनती किया कि बच्चों को हॉस्टल्स बनाओ ज्यादा से ज्यादा। मुंबई के अंदर तुम अगर देखा जाओ कि मुंबई के अंदर अगर गवर्नमेंट की अगर अच्छी यूनिवर्सिटी और जो स्टेट चलाती है वो मुंबई यूनिवर्सिटी है, जो सारे कोर्सेज को लेकर काम करती है, लेकिन उसके अंदर हॉस्टल्स की कैपेसिटी नहीं है। एक हॉस्टल्स है वो चर्चगेट में है, लेकिन चर्चगेट से सांता क्रूज जाने के लिए तुम्हें कितना टाइम लगता है? वाईएमसीए का नहीं, मुंबई यूनिवर्सिटी का हॉस्टल जो है वो चर्चगेट में है, और दूसरा हॉस्टल से कैंपस के अंदर है। सिर्फ 2 ही हॉस्टल्स है। तो हमने डिमांड ये की थी कि हॉस्टल्स बढ़ाओ, तो कैंपस ने अभी यूनिवर्सिटीज ने अलग अलग संगठन से मिलकर हमने ये किया था, तो लोगों अभी वहाँ पे नई हॉस्टल्स बनाने की ये चल रही है। शिक्षा जो फीस का इश्यूज है मुंबई के अंदर, लूटने का काम करती है ये प्रशासन या फिर कॉलेज स्कूल्स। बच्चों को एजुकेशन को ट्रेड समझाए, ट्रेड बेचने वाली वस्तु समझाए। कॉलेज आएंगी, बच्चों को बोलेंगे कि तुम्हारा परसेंट कम है, 2 लाख का डोनेशन दो, 1 लाख का डोनेशन दो। ये डोनेशन मांगा जाता है कि शिक्षा को बेचा जा रहा है। ये कौन मांग रहा है डोनेशन भाई? कॉलेजेस मांग रही है, स्कूल्स मांग रही है। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स है, कॉलेजेस है। अभी एक हमारे पास एक ये आया था कि मीरा रोड में कोई तो एक कॉलेज है, बाकी एक लड़की ने हमारे पास कंप्लेंट किया था कि मेरा एडमिशन उसने लिया है कॉलेज में, लेकिन कॉलेज वो गई नहीं, तो उसको एडमिशन निकालना था दूसरे कॉलेज में एडमिशन करने के लिए, तो उसके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न नहीं दिए जा रहे, बोलते 50,000 भरो। वो लड़की कह रही कि हमने तो पहले 50,000 भरा है और साथ में 2 लाख रुपए डोनेशन दिया है, फिर भी कॉलेज कहती कि नहीं पूरा फीस भरो। ये मतलब लूटने की राजनीति है। और आजकल क्या हो जाता है, जब बच्चे को कोई प्रशासन या फिर कॉलेज या फिर स्कूल जब कहता है ना, बच्चा डर जाता है। उनको क्या डर रहता है, कॉलेज में आवाज उठाएंगे तो तुम्हें फेल किया जाएगा, तुम्हें कॉलेज से निकाला जाएगा। ये सारी इश्यूज है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ उस लड़की का? ऑफकोर्स उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हमने कॉलेज को लेटर भी दिया है। और कॉलेज और जब एज अ संगठन जाते हैं, ऐसे तुम अगर देखा जाएंगे मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर थिएटर डिपार्टमेंट में एक इशू हुआ था कि वहाँ पे थिएटर डिपार्टमेंट के जो एचओडीज थे वो बच्चों को पढ़ा नहीं रहे थे। हम लोगों ने आंदोलन किया, और आंदोलन का नाम भी क्या, रंग आंदोलन, रंगमंच बचाने के लिए रंग आंदोलन बच्चों ने किया। प्रशासन को जबरदस्ती उस डायरेक्टर को 6 महीने के लिए छुट्टी पे भेजना पड़ा, उसके ऊपर कमेटी बैठी। कहाँ की बात है ये? मुंबई यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है कि ऐसा नहीं कि संगठन के पास अगर कोई चीज आता है ना तो हम उसको लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कॉलेज है, स्कूल बच्चों को डिवाइड करने का काम करती है, डराने का काम करती है। अभी हमारे ही संगठन में जब हम देखते हैं, तुम अगर विदर्भ के इसमें जाओगे, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जो फार्मेसी के कॉलेजेस है, जिनका फेक कॉलेजेस है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जिनको मान्यता नहीं मिलती है, लेकिन वो बच्चों से फीस लेते हैं और 2 साल के बाद बोलते हैं कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और बच्चे भी क्या करेंगे, वो लड़कियां रहती है, वो फिर डर जाती है, लेकिन फिर बाद में वो हमारे पास आती है तो हम लड़ते हैं। तो ऐसे कितने कॉलेजेस है जो कॉलेज को हमने बंद करवाया है और बच्चों की फीस उनको वापस दी गई है, और उसी के साथ साथ बच्चों को नहीं आने वाला जो पढ़ाई है, उनका जो आगे का एडमिशन है, वो सारा खर्चा उस कॉलेज ने देना चाहिए। तो ये सारे इश्यूज है कि लोग है, लोगों का क्या है कि लोग कभी कभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को है ना ये समझते कि ये पॉलिटिकल संगठन है, पॉलिटिकल पार्टी से है, लेकिन हम कहते हैं यस वी आर पॉलिटिकल, बिकॉज हम भारत के संविधान को मान के चलने वाले लोग हैं। और भारत का संविधान ये पॉलिटिकल एक किताब है, क्योंकि एज अ सिटीजन मैं इस देश का नागरिक हूं, ये मेरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। और अगर एक नागरिक होने के नाते अगर आपको लड़ना है तो हर एक चीज पॉलिटिकल है। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स जो लोग कहते हैं ना, लोग करते हैं, हम देख सकते हैं बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो स्टूडेंट्स यूनियंस रहती है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो जाता है कि फीस एडमिशन करवाने के लिए पैसा लेना या फिर पोस्ट बढ़ाने के लिए कुछ कर लेना, वैसी चीजें रहती है। लेकिन एआईएसएफ में वो एक अलग चीज है कि एआईएसएफ कहता है कि आप में ही लीडर बनाना है, हम आपके साथ हैं, हम लड़ेंगे तब तक जब तक आपका वो जो मांग है तब तक पूरी नहीं होती है। मतलब संघर्ष जो है वो संगठन के माध्यम से होगा तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा भविष्य उनका। ऑफ कोर्स, क्योंकि संगठन के माध्यम से होगा तो ही होगा, क्योंकि हमने देखा है दुनिया की कोई भी क्रांति उठाकर देखिए, अकेले इससे नहीं होता है, कोई चीज होता है इंडिविजुअलिस्टिक। आपको ना आप क्रांति ला सकते हो या फिर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये लड़ाई रास्ते की है, ये लड़ाई बच्चों के अधिकारों की है, ये लड़ाई बच्चों के हक की है, अन्याय के खिलाफ लड़ने की है, तो उसको संगठन का होना बहुत जरूरी है। अभी जो सरकारी स्कूल है उनका जो लेवल है ग्रेड,
जैसे सरकारी मास्टर है लेकिन उसका बच्चा खुद प्राइवेट में पढ़ रहा है, तो इसका विरोध करते हैं क्या आप लोग? ऑफ कोर्स हम तो चाहते हैं, हम तो एएसएफ की ये डिमांड है, चपरासी राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान मांग रहा है हिंदुस्तान। हाँ, लेकिन मतलब मांग जो स्लोगन है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गवर्नमेंट के स्कूलों में खुद पढ़ाने वाले लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है ना। मैं तो यही चाहूंगा, दोषी कौन है? हाँ, ये दोषी तो प्रशासन ही है, और प्रशासन इसलिए दोषी है क्योंकि प्रशासन ने कंपल्सन करना चाहिए कि जितने भी गवर्नमेंट्स में काम करने वाले, जितने भी गवर्नमेंट के नौकर है या फिर हम लोग उसको प्रशासनिक सेवक कह सकते हैं, वो सारे लोगों को ये कंपल्सन होना चाहिए कि उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे। अभी उनके बच्चे जब गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे ना, गवर्नमेंट को क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। गवर्नमेंट का क्या हो गया है, गवर्नमेंट में पढ़ने वाला बच्चा कौन है? जिसके पास पैसा नहीं है, मिडिल क्लास का है, तो उसके ऊपर शिक्षा पे वो खर्चा नहीं कर पाते। आज हमने देखा है महाराष्ट्र के कोई भी मंत्री वगैरह उठा कर देखिए, सबके बच्चे फॉरेन में हैं और कहेंगे कि हम अच्छी शिक्षा चाहते हैं। नहीं, गवर्नमेंट मेरा ये मानना है कि जो बेसिक जो शिक्षा है, जो शुरुआत होती है, वो हमारे जो सरकारी स्कूल है वहां से होनी चाहिए, और उसके बाद में जब भी हम माइग्रेट करते हैं एसएससी के बाद में कॉलेज में जाने की बात आती है, फिर वो आज़ाद होने चाहिए कि कहीं पर भी एडमिशन ले, क्योंकि तब गवर्नमेंट के कॉलेजेस में मतलब लिमिटेड सीट होती है, इसलिए मजबूरी में भी उनको जाना पड़ता है प्राइवेट में। वहाँ ऑब्जेक्शन मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बेसिक है वहाँ तो मास्टर जी के बच्चे को वहीं जाना चाहिए, वो तो जाना ही चाहिए। अभी तुम मुझे बोलो, अगर हमारी डिमांड क्या है? फ्री, कंपलसरी, साइंटिफिक एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ये अगर प्रशासन, संविधान ने भी यही कहा है ना, संविधान तो कहा है कि शिक्षा ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सरकार प्राइवेट स्कूल क्यों बढ़ा रही है? प्राइवेट स्कूल को क्यों निकाला जा रहा है? तो इसके लिए आप सरकार से मतलब सरकार का विरोध आपने किया है क्या? ये स्कूलों का उनका लेवल बढ़े, उनका स्तर बढ़े, और ये जो मैंने एक सवाल का किया कि मास्टर जी का बच्चा कॉन्वेंट में नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए अगर आप कोई मुद्दा उठाते हैं, सरकार के पास लेके जाते हैं या याचिका दायर करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये कानून अगर बन जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मास्टर जी के जब बच्चे स्कूल में जाएंगे सरकारी में, तो वो भी उसका लेवल बढ़ाने की कोशिश जरूर करेगी। जरूर। वैसे कि अभी जस्ट एआईएसएफ का ही महाराष्ट्र स्टेट का मीटिंग हुआ था, महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल का, यही जून के फर्स्ट वीक में। तो हमारा एक डिसीजन हुआ है इसमें हम लोग ने प्लान किया है। प्लान मतलब एक हमने ये किया है कि आने वाले एकेडमिक ईयर की शुरुआत में गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स है उस सारे स्कूल का सर्वे किया जाए। सर्वे करके उधर वहाँ पे कौन सी चीज़ की कमी है। आजकल क्यों बच्चे प्राइवेट में क्यों जाते हैं? क्योंकि सुविधा नहीं है, टीचिंग्स नहीं देते हैं। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, जब सरकार अपने बच्चों को अपने स्कूल के अंदर शिक्षा पहली से लेकर, शिक्षा पहली तो छोड़ो, बालवाड़ी तक, आज तुम अलग अलग इसमें जाओगे, प्ले ग्रुप का क्या पैसा लिया जाता है। मतलब बच्चा जब बोलने नहीं पाता है, उसको प्राइवेट स्कूल के अंदर 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए फीस ली जाती है। वही सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार इसकी बालवाड़ी का क्वालिटी बढ़ाए, उसी के साथ साथ प्राइमरी एजुकेशन का क्वालिटी बढ़ाए, सेकेंडरी एजुकेशन का क्वालिटी बढ़ाए। और ये कब बढ़ेगा? जब उनको अपने बच्चे वहां पे डालने पड़ेंगे ना। ये जिम्मेदारी देखिए, हम क्या करते हैं कि सरकार ऐसा करे, ये हम वैसा बोलते हैं, लेकिन सरकार करती नहीं है, ठीक है, तो हमारा गुस्सा बढ़ता है। अभी आपका जो संगठन है, स्टूडेंट फेडरेशन का संगठन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसा जो सर्वे की बात आपने किया कि सरकारी स्कूलों का सर्वे किया जाए, जहां पर वहां का क्या लेवल है किया जाए। ये मुझे लगता है कि आपका संगठन अगर ये जिम्मेदारी उठा ले कि आप खुद सर्वे करिए, मोबाइल से अपने वहां का चित्रण करिए, दिखाइए कि क्या व्यवस्था है, क्या सुविधा है, क्या कितनी असुविधा है वहां पर, तो वो सारा कुछ डेटा लेकर के अगर आप सरकार के पास जाते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें क्रांति आ सकती है। अभी ये सर्वे हम लोग ही करने का प्लान, सरकार के ऊपर छोड़ोगे तो कभी नहीं बन पाएगा। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है। हम क्यों हमेशा क्या होता है, हम सरकार के पास, कभी कभी हम भारत के लोग जो है ना, भारत संविधान ने इस देश के नागरिक को इस देश का मालिक बनाया है, लेकिन वो हम भूल गए। अभी ये सारे सर्वेज है, ये फोटोज देख सकते हैं आप, ये हम लोगों ने मुंबई यूनिवर्सिटी का, ये मुंबई यूनिवर्सिटी, ये उसके, ये मुंबई, हाँ दिखा दूंगा, ये मुंबई यूनिवर्सिटी इसके है, जहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी कहता है कि हमारा ये लॉ डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, और उसका वीडियो ये देखिए, उनका हॉल देखिए।
This is the condition of Mumbai University डिपार्टमेंट वॉशरूम्स। ये सारी चीज है। और जो ऑल ओवर महाराष्ट्र का जो है ना, वो एआईएसएफ के स्टूडेंट कॉलेज स्कूल में जाएंगे, स्कूल के साथ पेरेंट्स को मिलेंगे, बच्चों को मिलेंगे, उनको पूछे जाएंगे। देखिए, आप जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी वीडियो में निकाला है, फोटो निकाला है, इस बात का प्रचार भी अखबारों में भी होना चाहिए जरूर, क्योंकि जब तक आप क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता है। जरूर। अगर इस बात का पता लोगों को लगेगा तो जिनके बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो उनका भी गुस्सा और उग्र होगा। बरोबर बरोबर। तभी आपका संगठन मेरे ख्याल से अच्छा काम कर पाएगा और लोगों को भी सुविधा मिल पाएगी सरकार की तरफ से। हमारी कोशिश वही है कि लोगों को अच्छी सुविधा मिले। और क्या हो जाता है कि हम अभी कभी प्रोग्राम्स प्रचार प्रसार भी बहुत जरूरी है। प्रचार प्रसार वही सोशल मीडिया की बात करने जाऊं मैं। अभी आप जैसे पत्रकार या फिर आप जैसे जो यूट्यूब पे चैनल चलाने वाले लोग बहुत कम बचे हुए हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो सत्ता के पक्ष में बात करते हैं हमेशा। हमने कोई भी देखा। अभी हमने मैं तो जनता के पक्ष में बात कर रहा हूँ ना। ऑफकोर्स आप तो है जनता के, उसी के लिए हमने कहा है ना कि आप जैसे पत्रकार बहुत कम है। अभी हमने देखा 8 तारीख को एक कार्यक्रम क्रिया मुंबई के अंदर सफाई कर्मचारियों का, सारे रिपोर्टर्स को हमने भेजा, नहीं डाला, 2-3 पत्रकारों ने डाला। अभी वही प्रोग्राम अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज बच्चों को बोलेंगे कि हम जिनके मार्क्स अच्छा है उनका सत्कार करेंगे, उनको क्या देते, लैपटॉप देके है, और ये पैसा किसका रहता है? अपना पैसा रहता है। लेकिन हम जो लोगों से पैसा जमा किया, लोगों से, और मुंबई को जो साफ करने वाले लोग हैं, मुंबई को जो हेल्दी, मुंबई ने ब्लास्ट देखा, मुंबई ने आतंकवादी हमले देखे, मुंबई ने राइट्स देखा, मुंबई ने बाढ़ देखा, मुंबई ने ट्रेन के अंदर कोविड, हर एक सारी चीज देखा। लेकिन मुंबई का सफाई कर्मचारी की झाड़ू कभी रुकी नहीं थी, वो हमेशा मुंबई को साफ करने में लगी है। और आज जब हम देखते हैं कि वो जब सफाई कर्मचारी जब अगर कोई गटर साफ करके अगर कोई होटल में जाते तो लोग कहते रहे तू सफाई कर्मचारी है, हम होटल में मत आओ। तो ये जो भेदभाव है, उनको बच्चों को जिस प्रकार से लोगों का देखने का नजरिया है, उन सारे चैलेंजेस को पार करके जब बच्चा उसका पास हो जाता है ना, उसको फैसिलिटेट करना बहुत जरूरी है, उसको फेलिसिटेट करना बहुत जरूरी है, उनकी पीठ थपथपाना बहुत जरूरी है कि इतने सारे संघर्ष के बाद तुमने इतना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई किया। फिर वो बच्चा 35% क्यों ना हो या फिर 99% क्यों ना हो, सारे बच्चों को एक समान से सम्मान किया जाए। और वो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया। लेकिन मीडिया के इसमें नहीं, सिर्फ देखा जाए कि 2-3 मीडिया है, उन्होंने कवर किया, हम सारे लोगों को सेंड किया। लोगों को क्या लगता है, कुछ तो ऐसा चटपटा और ये चाहिए, रियलिटी नहीं चलती है आजकल। अभी बहुत सारे जितने भी यूनियन थे मुंबई की, अगर बात करें तो दत्ता सामंत का नाम तो पहले ही आ जाता है अगर यूनियन की बात की जाए तो। फिर फर्नांडिस जी थे, ऐसे बहुत सारे नेता लोग हुए। मुंबई जो है तो एक तरीके से यूनियन की नगरी थी। और ट्रेड यूनियन या यूनियन तब होता है जहाँ मजदूर होते हैं, या मजदूर कहाँ होते हैं, जहाँ पर काम होता है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए जो एक व्यवसाय का जरिया था मुंबई, गिरनी कामगार या बहुत सारे ऐसे काम, आज की तारीख में मुंबई से सब वो गायब हो गया है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कॉरपोरेट बिल्डिंग आ गई है, सब हेड ऑफिसेस बन गए हैं। तो एक तरीके से यूनियन का सफाया, हम कह सकते हैं कि यूनियन का सफाया सा हो गया है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज्यादातर यूनियन घुस नहीं पाती क्योंकि वहां पर एक स्वच्छंदता होती है, इंसान को वो खुद ही जॉब चेंज करते रहते हैं, उनको यूनियन की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिलहाल आपने जो ये बीड़ा उठाया स्टूडेंट फेडरेशन का, मुझे लगता है कि आज जो बेसिक जो शिक्षा लोगों को चाहिए सरकारी स्कूलों में, अगर उसका लेवल नहीं बढ़ेगा तो हम अपने बच्चे को वहां पर भेजना पसंद क्यों करेंगे, बताइए। वही चीज है। और मैं सबसे पहले अपने यूनियन की बात की, ये जो हम लोग जिस ऑफिस में बैठे हैं, ये ऑफिस जब दलवी बिल्डिंग, जो पुरानी बिल्डिंग थी, ये सारी पूरी बिल्डिंग में पूरा मिल वर्कर्स का काम चलता है। तो यही ऑफिस जहाँ पे अन्ना भाऊ साठे बैठा करते थे। महाराष्ट्र के बहुत बड़े लिटरेचर थे वो, मतलब इतने बड़े वो लिटरेचर था उनका कि वो रशिया जैसे बड़े बड़े देशों ने उनका लिटरेचर छापा है रशियन लैंग्वेज में। वो अन्ना भाऊ साठे यहाँ पे बैठ के मुंबई की लावनी लिखते हैं कि मुंबई क्या है। और जब हम इसके लेफ्ट में जाओ या फिर राइट में जाओ, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, चारों तरफ यूनियन, यहाँ पे मिल्स थे। लेकिन आज मिल्स, सारी मिल्स
कॉर्पोरेट बिल्डिंग में कन्वर्ट हो गई है। सारे मिल्स की जगह प्रशासन ने कॉर्पोरेट लोगों को कम दामों में बेचकर वहां पे बिल्डिंगें खड़े की। लेकिन आज वो मिल्स की जो पावर है, जमीन वही है। तुम कितनी भी जमीन के ऊपर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बनाओ, उस जमीन की मिट्टी एक ना एक दिन उस संघर्ष को रिवॉल्व करेंगे, वापस से आएंगी। वो कामगारों का संघर्ष था, लेकिन उसी दौरान जब मिल्स कामगार जब आंदोलन करते थे, तब एआईएसएफ हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था। और आज एआईएसएफ उन कामगारों के लिए भी लड़ता है, कामगारों के लिए बच्चों के लिए भी लड़ता है, और उसके साथ जितने भी शोषित या फिर कष्टकरी बच्चे हैं, उन सबके लिए एआईएसएफ लड़ता आ रहा है और हमेशा लड़ेगा। क्योंकि झंडा एक ही है, जो लाल झंडा है, जो भगत सिंह के विचारों का है, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का है, कार्ल मार्क्स के विचारों का झंडा है, जो भारत के संविधान के हिसाब से चले। स्टूडेंट फेडरेशन का जो स्टैंप लिया है आपने, एक टीम बनाई है और अलग अलग एरिया में सरकारी स्कूलों में जा करके वहां पर उनका चेक करना, सर्वे करना और एक रिपोर्ट बना करके आपको पेश करना। मेरे ख्याल से उसके बाद आप एक अच्छा काम कर पाएंगे और सरकार भी शायद ध्यान दे सकती है। और हमारा वही मकसद है। अभी तो फिलहाल हमने ये प्रोग्राम किया, अभी प्रोग्राम के साथ साथ प्रोग्राम देखो, एआईएसएफ दो प्रकार के काम करता है, एक प्रोग्राम, एक प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, और प्रोग्राम जो बच्चे एआईएसएफ में उनको कुछ ना कुछ उनका माइंड ये होना चाहिए, मतलब बोलते हैं ना, कैडर तैयार होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम प्रोटेस्ट ही करते रहोगे और प्रोग्राम अगर नहीं देंगे तो बच्चे आपके पास कंटिन्यू नहीं रहेंगे। तो उसके लिए हम लोग ने प्रोग्राम्स के साथ यही ऑफिस में हमने लाइब्रेरी स्टार्ट किया है, फिल्म स्क्रीनिंग स्टार्ट किया है, स्टडी सर्कल स्टार्ट किया है। और आपने जो कहा कि बेसिक्स, ऑफ कोर्स एआईएसएफ बेसिक मुद्दों पे ही इस एकेडमिक ईयर में मुंबई के सारे जितने भी मुंबई पब्लिक स्कूल से सभी मुंबई पब्लिक स्कूल का सर्वे करेगा। और सर्वे करने के बाद उस प्रशासन को हम बताएंगे, मतलब वो कहते हैं ना कि पंचनामा करके बताएंगे ये हालत है। एजुकेशन के ऊपर खर्चा कितना करना चाहिए, सबसे ज्यादा एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना चाहिए। क्योंकि हमारे ही देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था ना कि इंडिया इज अ यंग कंट्री। यंग लोगों को लगने वाली चीजें क्या है? शिक्षा और नौकरी। और दोनों चीज अगर अभी की व्यवस्था में नहीं है तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा? और भारत को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि मुंबई आर्थिक राजधानी है। कितने महीने में आप सर्वे करेंगे मुझे बताइए, उसके बाद मैं फिर से आपका इंटरव्यू लेने के लिए आऊंगा। हम लोग ये आने वाले ही पहले फेज में ही हम लोग का सर्वे का प्लानिंग है। जैसे कि जुलाई में जैसे स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, पॉलिटिकल भाषा में कहे तो 100 दिन का हिसाब किताब आप 200 दिन का मांग लीजिए। ये मतलब मैं चाहता हूं कि मैं उतने समय के बाद में फिर से आऊंगा और फिर उसमें जो भी आपने रिपोर्टिंग की है वो मैं पेश करना चाहूंगा। उसका तो हम लोग खुद, आपने क्या एक्शन लिया है वो भी पता चले। उसका तो हम लोग खुद ये करने वाले, मतलब अभी हम लोग का ये है कि जुलाई से लेके जुलाई अगस्त ये हम लोग सर्वे करने वाले। उसके बाद सितंबर में एक यात्रा निकलने वाली है। यात्रा इसलिए निकलने वाली क्योंकि अधिवेशन स्टार्ट होगा, तो अधिवेशन पे हमारा मोर्चा रहेगा कि सरकार को उनका ध्यान थोड़ा इस तरफ करना चाहिए। क्योंकि अभी तो मुंबई का बीएमसी कुछ गलतियां बताएंगे तब तो ध्यान देंगे। वो वही, पहले आप सर्वे तो करिए। सर्वे करने के बाद की बात कर रहा हूँ। सर्वे एक्चुअल में क्या होता है कि प्रैक्टिकल जो काम होता है ना, वो दिखता है कि भाई इसमें ये नुक्स है। लेकिन हम जब किसी को कहते हैं ये खराब है, ये बोलने से नहीं हो तो कोई खराब हो जाता है। प्रैक्टिकली पर्टिकुलर हमको एक केस देना पड़ता है कि तुमने ये गलत काम किया है। तो ऐसा सर्वे चाहिए आपका। इसीलिए हमने कहा कि हमारा जो सर्वे है वो हम लोग जुलाई से स्टार्ट करने वाले हैं। और जुलाई में जब सर्वे स्टार्ट करेंगे ना, उसका तुम सितंबर में हम उसका रिपोर्ट लॉन्च करेंगे खुद। और रिपोर्ट लॉन्च करके हर एक जिले की, हम मुंबई के हैं तो हम मुंबई का काम देंगे, तो मुंबई के जितने भी बीएमसी के स्कूल है उसका रिपोर्ट लॉन्च करेंगे। क्योंकि सरकार क्या कहती है, अभी के भी तुमने देखा होगा कि बीएमसी हो, उन्होंने क्या बोला, हमने स्कूल अच्छा बनाया है। मतलब स्कूल को सिर्फ अच्छे से लाली पाउडर लगाया है, सिर्फ स्कूल को बाहर से अच्छा किया है। शिक्षा का क्या है? तुम बोलोगे कि प्राइवेट स्कूल, बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों जा रहे? क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन तो प्रोवाइड करो ना। क्वालिटी एजुकेशन तो जो सिलेबस बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन आप इसे सिलेबस बनाया है, लेकिन सिलेबस कहाँ पे है? किताबों में है। लेकिन वो किताब से बच्चों तक पहुंचाने के लिए एक क्वालिटी वाला फैकल्टी तो चाहिए। हाँ, फैकल्टी की बात है। फैकल्टी नहीं है,
तुम स्कूल में जाओगे जहाँ पे 20 प्रोफेसर की जरूरत है, टीचर की जरूरत है, वहां पे 5 और 6 और 10 टीचर से काम चलाएंगे तुम? आपका काम बढ़ने वाला है। तो ये सारी चीज है। सरकार कहती है कि नौकरियां नहीं है, नौकरियां है। तुमने सारे जो चीजों को है ना, जो 10 लोग काम करने वाले थे वहां पे सिर्फ 2 और 3 लोगों को किया है। उनका भी मेंटली खराब हो रही है उनकी तबीयत भी, और उनको फिजिकली भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। फिलहाल ये सब्जेक्ट तो और भी ऑफ कोर्स, अलग है, वास्ट है वो हम दूसरे सेक्टर में चले जाएंगे। फिलहाल जो जिम्मेदारी आपने ली है वो जिम्मेदारी अगर निभाएंगे तो आगे का भी जो चैप्टर है वो भी सुधर जाएगा। जरूर जरूर जरूर। वही है कि एक एक स्टेप करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और एआईएसएफ ने जो जिम्मेदारी दी है, जस्ट अभी अगस्त में मुंबई का कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें मैं मुंबई प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आया हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बड़ी है। और मुंबई क्योंकि हम जब देखते हैं कि अलग अलग भारत के या फिर महाराष्ट्र के शहर या फिर गांव, वहाँ का पॉलिटिक्स, मुंबई का पॉलिटिक्स बहुत अलग है। मुंबई 2 जिलों का, एक मुंबई सिटी और एक मुंबई सबब मिला के एक मुंबई का काउंसिल रहता है। और मुंबई के अंदर 1000 से ज्यादा कॉलेजेस है। सिर्फ मुंबई के अंदर हमने पूरा एक रिपोर्ट बनाया था, उसके अंदर 1000 से ज्यादा कॉलेजेस मुंबई के अंदर है सिर्फ। तो वो सारे कॉलेजेस तक पहुंचना एक जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को ये करने के लिए एक बेहतरीन और एक क्वालिटी वाली टीम लगती है, जो एआईएसएफ के पास फिलहाल तो है। और हम लोग और भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो उनको एआईएसएफ में जुड़ना है, ये मुद्दों को लेकर काम करना है, वो हमारे साथ जुड़े और हम लोग मिलके एक भविष्य का, एक वो कहते हैं ना, एक अच्छा वाला एक मुंबई जिसे हम सपनों की नगरी बोलते हैं, माया नगरी बोलते हैं। आप अच्छा काम करेंगे तो मेरे ख्याल से लोगों की कमी नहीं पड़ेगी आपको। पहले लीडर की जरूरत पड़ती है। एक आदमी जब चलता है तो पीछे दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, तभी तो काफिला बनता है ना। जरूर जरूर। वही चीज तो मैं समझता हूँ कि आपने अगर जिम्मेदारी ली है, क्योंकि अधिकतर तो सारे यूनियन के ऑफिसेस के यहाँ तो सन्नाटा ही रहता है। तो नहीं, सन्नाटा है ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम्स नहीं है, ये समझ सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि कोई जागरूकता नहीं है। जागरूकता नहीं है, प्रॉब्लम्स बहुत है। हाँ, तो प्रॉब्लम्स बहुत है, तो प्रॉब्लम बहुत है तो सॉल्यूशन जो निकालने वाले लोग हैं वो चाहिए। कि हमें बच्चों तक पहुंचना जरूरी है। ऑफिस तो रहेंगे, लेकिन सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम नहीं चलेगा। ऑफिस के साथ साथ हमें ग्राउंड पे उतर के काम करना चाहिए। और क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को प्रॉब्लम्स क्यों, कैसे नहीं बोलोगे तुम? बच्चों को मिलो तो सही। मुंबई के अंदर बच्चों को मिलने जाओ तो प्रॉब्लम्स पता चलेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या। मुंबई के प्रॉब्लम्स बहुत अलग अलग है। हर माँ बाप चाहते हैं कि पैसे कम खर्च हो और उनके बच्चे की पढ़ाई हो, लेकिन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में की हालत ये है कि वहां जाने के बाद अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजने का मन नहीं करता। तो ऐसा स्कूल होगा तो लोग कैसे भेजेंगे? कहने का मतलब है स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज होने की जरूरत है, वहाँ का माहौल चेंज करने की जरूरत है। इसके लिए भी आप लोगों का जोर चाहिए। नहीं, वो एक्चुअली हमने कहा सर्वे के माध्यम से वो है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, तुम्हारा इन्वायरमेंट है, स्टडी करने का तरीका है। क्योंकि ये जेनजी का जनरेशन माना जाता है। हमने देखा कि हमारे मोबाइल में अगर 30 सेकेंड का भी अगर रील्स आता है तो फिर अभी उसको आगे देखते, 2 सेकेंड देखते ना आगे गया। और पहले था हम लोग यूट्यूब देखते थे, पूरा 30 मिनट का, 1 घंटे का यूट्यूब देखते थे। आज का जमाना है कि 30 सेकेंड का रील्स भी नहीं देखा जाता बस। तो कितना फास्ट जनरेशन में है। तो जब लोगों के पहले के दौर में क्या रहते थे हम लोग, मतलब या फिर लेफ्ट हो या फिर समाजवादी ये हो, बड़े बड़े हम लोग पैम्पलेट निकाल के लोगों को बांटा करते, लोग पढ़ते थे। आज के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो हमने कोशिश किया है कि मोबाइल के थ्रू मेंबरशिप ड्राइव की जाए, बच्चे जो ये हो, लेकिन उसके साथ साथ ऑफलाइन मेंबरशिप भी हो। क्योंकि वो जो इतिहास हम लेके जा रहे हैं वो एक हमारी एक कल्चर है, उस कल्चर को भूलना नहीं चाहिए। हमें नई चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, हमें उसको लाना चाहिए, लेकिन पुरानी चीजों को भूलना नहीं चाहिए। हम कहेंगे कि हम मोबाइल के अंदर पढ़ेंगे तो किताब भी होनी चाहिए। मोबाइल तो रहेगा, मोबाइल के अंदर नॉलेज है, लेकिन किताब भी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने ये कहा है कि हमारे ऑफिस में किताबें भी होंगी, हमारे ऑफिस में लैपटॉप भी रहेगा। इसको वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो वही चीज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हर एक स्कूल के अंदर किताबें भी होनी चाहिए और बच्चे के फैसिलिटी के कंप्यूटर सिस्टम्स भी होने चाहिए। साइंस के लिए अच्छे लैब्स भी होने चाहिए, अच्छी किताबें भी होनी चाहिए। तो ये सारा चीज है।
तो हम लोग कोशिश वही तो नया सिस्टम जो आया है वो तो रुकेगा नहीं। ऑफ कोर्स बहुत सी चीजें मोबाइल में के अंदर आ गई, लेकिन मोबाइल देखता नहीं कोई, ये एक अलग अतिशयोक्ति है। मोबाइल का इस्तेमाल लोगों ने मोबाइल का इस्तेमाल गलत करते और लोग फिर कहते हैं कि मोबाइल गलत है। तुम इस्तेमाल गलत करोगे और मोबाइल को गलत बोलोगे। अभी वही टाइम था ना कि पहले जब क्रांति हुई थी, उद्योगिक क्रांति की बात करते हैं हम लोग, जब तो उस टाइम पे लोगों ने कंप्यूटर का विरोध किया था, लेकिन बाद में लोगों ने बोला अरे कंप्यूटर तो बहुत बड़ी चीज है, उसका इस्तेमाल अच्छे करना चाहिए। उसका इस्तेमाल अच्छा करोगे, उसका मोबाइल का इस्तेमाल अच्छा करोगे तो उसको फिर अच्छा रहेगा लोगों को फिर। लेकिन इस्तेमाल अच्छा करने का मतलब क्या, हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, लोगों को बोलना पड़ेगा कि मोबाइल का ये इस्तेमाल भी होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ में मिल करके बात करके, और सबसे अच्छा पहलू ये लगा कि ये पहले तो मुझे लगा था स्टूडेंट फेडरेशन के ऊपर मैं क्या इंटरव्यू लूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे बात करते करते हम लोग एक अच्छे मुद्दे पर आए कि मास्टर जी के बच्चे म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में जाने ही चाहिए, जरूरी है। फिर कॉलेज की बात अलग है कि मतलब मैं तो चाहता हूँ कि कॉलेज भी हम देख सकते हैं, हमारे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस ज्यादा होंगे तो बच्चे जा सकते हैं, बट लिमिटेड सीट होने की वजह से मजबूरी में भी उनको प्राइवेट में जाना पड़ जाए। सीट को बढ़ाना नहीं, हर चीज हम सरकार की जिम्मेदारी पे अभी नहीं बोल सकते कि सब सारी चीजें सरकारी होगी, ऐसा भी संविधान में नहीं लिखा है ना। लेकिन संविधान में ये कहा है ना कि एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है। ठीक है, स्टेट झटकती है, और जब स्टेट झटकती है ना, तुम पीपी से करो ना, पब्लिक और प्राइवेट को तुम पार्टनरशिप, लेकिन कंट्रोल सरकार को होना चाहिए ना। तो सरकार का कंट्रोल नहीं होगा तो एजुकेशन को बेचा ही जाएगा, और एजुकेशन को बेचा देंगे हम जैसे लोग नहीं पढ़ सकते हैं, जिनके पास पैसा है वही पढ़ सकता है। अभी तुम क्यूबा देखो, जब पे एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फ्री है। पॉपुलेशन भी बहुत मैटर करता है। आज हिंदुस्तान जो है बाजू का देश है, चाइना। इंडिया के अंदर केरला है, केरला में क्या है, इतना गवर्नमेंट स्कूल इतने हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे, इतने अच्छे हैं। ऐसा दिन मतलब कि महाराष्ट्र में भी आए या दूसरे स्टेट में भी आए, ये कोशिश होनी चाहिए। खाता हूँ कि जुल्म के सूरज लाख जले, शाम को लेकिन डलते हैं, हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आमिर जी आपने आए यहाँ पे, और आप जैसे पत्रकार जिसे हम कहते हैं ना, मैं पत्रकार नहीं हूँ, एक सोशल एक्टिविटीज करने वाला हूँ, मतलब समाज के बारे में, समाज को आगे लेके जाना है। और ये जब तक जिंदा है, कि कहते हैं ना कि जो 4 पिलर है उसमें से एक पिलर भी अगर डगमगा जाए तो वो बिल्डिंग गिर जाती है। मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ तक जो लेकर आए ना अशोक कुट्टी जी, मैं चाहता हूँ कि अशोक कुट्टी जी 2 शब्द कुछ बोले। अपना चेयर यहाँ पर लगा लीजिए सर। कुछ करो, वो कहते हैं ना, कोई तो होना चाहिए हमारा पीठ थपथपाने के लिए कि कुछ करो, कि हम करने से सब कुछ होता है, तो वो है हमारे पास। तो हमारे साथ अशोक कुट्टी जी हैं, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और ट्रेड यूनियन से आए हुए हैं। हाँ, ट्रेड यूनियन की से ही आए हुए, यानी कि वहीं से पैदाइश हुई है आपकी। तो मैं अशोक जी से चाहूंगा कि मतलब कि आज का जो इंटरव्यू रहा, जो मुद्दे उठाए गए, वो आपको कैसा लगता है? ये मुद्दे जो है ये तो पहले से हम उठाते चले आते रहे, मगर क्या है उसके अंदर कोई चेंज होना चाहिए था। वो चेंजेस मैंने आमिर में देखा कि इधर जब आया मैं, तो ये सब देखने के बाद अभी के जो बच्चे हैं उनके लिए वो जो कुछ कर रहा है, वो बच्चे आने को तैयार है। नहीं तो बिठा के रख के बोर करके पूरा इतिहास बता के छोड़ देना, वो ऐसा है ही नहीं है। ये मैंने देखा, वो गोलीबार में जाते थे, उस बस्तियों में बैठता था, उस बस्तियों के बच्चों को पढ़ाता था, ये सब ये करता था। तो मुझे ऐसा लगा फुल टाइमर ये वगैरह नहीं है, आजकल उनके भी फैमिली चलना चाहिए। इसलिए ऐसे लोग आगे आवे कि ये जो यहाँ सुबह से शाम तक बैठे हैं, वो मैरिज भी किए हुए हैं, तो इनका भी कुछ चलना चाहिए। ऐसे कार्यकर्ता को हम भी हेल्प करना चाहिए, है कि नहीं? तो उनका घर कैसे चलता है? उनका घर क्या है, वो ट्यूशन वगैरह अभी लेते हैं,
किधर किधर ट्यूशन, और मैंने पूछा 4 बार, मैंने पूछा उनको तुम्हारा घर कैसा चलता है, तो वो बोला कि मैं ट्यूशन वगैरह लेता हूँ। तो मैं बोला ये काफी नहीं है, और कुछ आपने करना चाहिए, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, नहीं तो इतना कर नहीं सकता है। तो मैंने भी सोचा है इनके लिए क्या करना चाहिए। तो जिम्मेदारी जो है परिवार की भी है, हाँ, देश की जिम्मेदारी, जनता की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहले अपने परिवार की जिम्मेदारी आती है। जहाँ पर दिन भर काम करके आप रात को जहाँ जाते हैं वो आपका घर होता है, वो घर आपके इनकम से चलना जरूरी है और उसके लिए सोचना जरूरी है और करना भी जरूरी है। बराबर है। तो आमिर जी मतलब अपने घर का जो घर चलाने वाली बात है वो खुद से मैनेज कर ले रहे हैं और इसके बाद भी देश और समाज के बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और हमारी तरफ से हमने भी सोचा है कि आजकल ये जो बस बीस है सब एसी हो गया है, अभी पास का सिस्टम हो गया है, सब हो गया है। तो आजकल डोनेशन देने में कोई हिचकिचाहट नहीं, कैश और ये देने की कोई जरूरत नहीं है। एक आध बस का कार्ड भी दे सकता है, ये लो 5,000 का मेरा कार्ड लो, आप जही भी सो ये घूमने का है, कार्ड खत्म हो जाएगा तो बोलिए। मैंने नया सिस्टम है ये, है कि नहीं। अभी हम भी जाते हैं किधर, पैसा नहीं होगा तो चल जाएगा, मैं भेज दो निकाल के तो पैसा आ जाता है। चलो अच्छा लगा बहुत धन्यवाद आपका, यहाँ तक लेकर आए आप।